हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में घटना चक्र, ये जो आपकी पुस्तक है, इसकी जैसे आप जानते हैं कि मैंने सीरीज़ चला रखी है 2025 की। ये जो आपका UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 5, 6, 7, 8 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और मैं जल्दी ही सारे प्रैक्टिस सेट 1 से 4 तक भी और आगे जितने भी हैं 6 से आगे तक के भी वो सभी आपके पूरे करा दूंगी डे बाय डे। तो आगे आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये 8 वाला मैं करा चुकी हूँ, मैं 9 वाला करा रही हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये नहीं पूछ रहे हैं कि उत्तरदायी कौन सी है, ये कह रहे हैं कि कौन सी नहीं है उत्तरदायी। तो आइए इसका ऑप्शंस देखते हैं। CFC, डाईऑक्सीसंस, हेलोन और HCFC। तो देखिए, इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो उत्तरदायी नहीं है। उससे पहले हमें यह समझना है कि कौन सी उत्तरदायी है। देखिए, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपके समताप मंडल में। और यहाँ ये पूछ रहे हैं कि ओजोन परत के विनाश के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी नहीं है। तो पहले हमें देखना है कौन कौन सी हैं। CFC है, हेलोन भी है आपकी, और आपकी HCFC भी है। लेकिन आपकी डाईऑक्सीसंस जो गैस है ये आपकी उत्तरदायी नहीं है। तो इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण के गत्यात्मक उपागम से अभिप्रेत है या अभिप्रेरित है क्या। तो देखिए, गत्यात्मक उपागम, इसमें क्या होता है, जो लर्नर्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, है ना, पैसिव नहीं होते हैं। तो देखिए, इसमें आपके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। शिक्षण व्याख्यान आधारित होना चाहिए, पहला। शिक्षकों को ऊर्जावान होना चाहिए, दूसरा। तीसरा, शिक्षकों को विद्यार्थी के साथ मित्रवत और उनके अनुकूल होना चाहिए। और लास्ट है आपका, विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला गत्यात्मक उपागम, तो इसमें एक्टिव लर्नर्स होते हैं, तो इसीलिए विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सीखना चाहिए, है ना, इसमें करके सीखना चाहिए, है ना, कार्यकलाप। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति के जांच के लिए निरंतर फीडबैक देता है। निरंतर फीडबैक देता है ना। हमें यहाँ पे वर्ड्स को पकड़ना है और इसी से हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला है स्थानन, दूसरा है नैदानिक, तीसरा है रचनात्मक और चौथा है आपका संकलनात्मक। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, निरंतर फीडबैक। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है आपके, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी शायद बताया था, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बार बार नियमित रूप से बीच बीच में उनसे पूछा जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है और उनको फीडबैक भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या है, उनकी जांच की, या कहना चाहिए उनकी प्रगति की जांच होती रहती है कि वो कितना सीख पाए हैं और कितना नहीं सीख पाए हैं। तो ये आपका हो गया रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिएगा, जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तर के चयन के लिए उत्तरों का एक सेट दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, पहले ऑप्शंस निकाल लेते हैं यहाँ पे, फिर से पढ़ती हूँ मैं प्रश्न को। जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तर के, देखिए संभावित उत्तर के चयन के लिए उत्तरों का एक सेट दिया जाता है। जैसे अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपके सामने ये आंसर्स ड्रॉ किए गए हैं। अब इनमें से आपको एक आंसर पिक करना है और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसे क्या कहा जाता है, तो ये आपका कौन सा होगा, निस्सीम प्रश्न या ओपन एंडेड। दूसरा है आपका क्लासिकल या शास्त्रीय प्रश्न, तीसरा है आपका फिल्टर्ड प्रश्न, या चौथा है आपका निश्चित विकल्प वाले प्रश्न यानी फिक्स चॉइस क्वेश्चंस। तो आपका यही उत्तर सही हो जाएगा, फिक्स चॉइस क्वेश्चंस। क्योंकि ओपन एंडेड में क्या होगा कि इसमें कुछ भी लिख सकता है। अगर आप किसी रिस्पोंडेंट से उसका आंसर ले रहे हैं किसी भी बारे में, मान लीजिए आप यही सर्वे करना चाहते हैं कि मान लीजिए
कुछ ब्रांड्स में से मान लीजिए 4 ब्रांड्स हैं टूथपेस्ट की, कि कौन सा ब्रांड कोई कस्टमर यूज़ करता है ना। तो आपको इन चारों का पता लगाना है। लेकिन अगर आप उससे प्रश्न ये पूछ लेंगे कि वो कौन सा पेस्ट यूज़ करता है, तो हो सकता है ना वो ए को चुने, ना बी को चुने, ना सी को चुने, ना ही डी को चुने, बल्कि वो कोई अपना ही बता दे और उसकी खूबियाँ या कमियाँ जो भी हैं बता दे। ठीक है, तो इसीलिए जिसमें फिक्स्ड दिए हैं कि आप चाहते हैं कि ए, बी, सी या डी में से ही आपका उत्तर आए, फिक्स्ड, तो इसीलिए आपका फिक्स्ड चॉइस प्रश्न या निश्चित विकल्प वाले प्रश्न ही आप उससे पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है। तो देखिए, हम ये प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, किसी शोध परिकल्पना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपकी अल्फा त्रुटि। अल्फा, देखिए हम जानते हैं एक होती है आपकी अल्फा, एक आपकी होती है बीटा, एक आपकी होती है अल्फा -1 और एक आपकी होती है बीटा -1। बेसिकली ये जो 2 होती हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई परिकल्पना सही है और आप उसको मतलब माने नहीं, है ना, उसको आप असत्य सिद्ध कर दें, तो इस प्रकार की जो त्रुटि होगी या जो एरर होगा वो आपका अल्फा त्रुटि कहलाती है। जबकि बीटा एरर में क्या होता है, बीटा त्रुटि में इसमें आपका क्या होता है कि कोई परिकल्पना गलत है लेकिन आप उसको गलती से स्वीकार कर लेते हैं या उसको सत्य मान लेते हैं। मीन्स असत्य को सत्य मानना आपका क्या है, आपका ये बीटा एरर हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आपका सही है, अल्फा। नेक्स्ट देखिएगा, संदर्भ ग्रंथ सूची और पाठ टिप्पणी में शोधकर्ता प्रायः संक्षेपाक्षर आई बिड का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है उसी स्थान में या वहीं पर। दूसरा है प्रस्तावना, तीसरा है और निम्नलिखित, और चौथा है यहाँ और वहाँ। तो आई बिड का जब यूज़ किया जाता है रिसर्च करते वक्त, अपनी रिसर्च लिखते वक्त, तो उसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, इसका मतलब होता है कि उसी स्थान में या वहीं पर, क्या होता है, उसी स्थान में या वहीं पर, आई बिड। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन से आपके तलछटन, निष्प्रभावीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन, वातन और अवशोषण। तो इसमें आपका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा निष्प्रभावीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है निष्प्रभकरण, जिसका मतलब होता है अपशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक शोधन प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है, जो अपशिष्ट पानी होता है उसके शोधन की एक रासायनिक शोधन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि कौन सा अपशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया है। तो ये आपका हो गया निष्प्रभावीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, नेत्रों में जलन किस प्रदूषक के कारण होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, पेन, या फिर आपका जो चौथा उत्तर है देखते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए, जो आंखों में जलन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है आपके पेन के कारण। पेन के कारण, देखिए नेत्रों में जलन किस प्रदूषक के कारण होती है, तो ये होती है आपके पेन के कारण, है ना। और पेन का जो फुल फॉर्म होता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में और साथ में जो मैंने आपका भी पूरा एनवायरनमेंट का पोर्शन कवर अप करा दिया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका पूरा नाम क्या है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्या है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ये क्या होता है, ये प्रथम श्रेणी का प्रदूषक है या द्वितीय श्रेणी का प्रदूषक है, बताइए। मैंने आपको अपनी वीडियोस में सब समझाया है, कमेंट करके आप मुझे बताइए। और प्राइमरी जो आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं और सेकेंडरी कौन से होते हैं, ये भी। और ये बताइए साथ में कि स्मोक कैसा पोल्यूटेंट है, प्राइमरी या सेकेंडरी। और साथ में ये भी बताइए कि ओजोन ये कैसा पोल्यूटेंट है, प्राइमरी या सेकेंडरी।
ये सब मैंने आपको अपनी वीडियो में लेक्चर्स के माध्यम से सब बता दिया है कि कौन सा कैसा पोल्यूटेंट है और किससे क्या होता है, क्या हानि होती है और इसके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से निकलता है। ठीक है, आगे देखिएगा। इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है, वहाँ दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित हैं, तो वो क्या है बताइए। तो वो आपका फाइल एक्सप्लोरर है, या वर्ल्ड वाइड वेब है, या आपका वो प्रोटोकॉल है, या वेब ब्राउज़र है, बताइए वो क्या है। तो वो है आपका क्या, वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अच्छा ये बताइए, जो WWW है इसकी संकल्पना किसने दी थी, है ना। तो इसकी दी थी आपकी टिम ली ने। किसने, टिम ली ने। अब देखिए, ये जो आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर एक सूचना स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। वेब ब्राउज़र ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेब पेज व वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट करने में किया जाता है। ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, ये एक ऐसा वेब ब्राउज़र, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछ लिया जाता है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेब पेजेस व वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट करने के लिए किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, वेब ब्राउज़र को। ठीक है, तो इसीलिए आपका कौन सा उत्तर सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर इंटरनेट पर एक सूचना का स्थान है जहाँ दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित रहते हैं, WWW पर। नेक्स्ट बताइएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, किसने किया, भारत का सुपर कंप्यूटर परम इसका निर्माण किसने किया। तो देखिए, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या पुणे होना चाहिए, हाँ पुणे। तो देखिए, इसका मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया कि क्या होना चाहिए, पुणे इसका करेक्ट आंसर है। जो भारत का सुपर कंप्यूटर है परम, इसका निर्माण पुणे में किया गया है और CDEC कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। CDEC की क्या आप फुल फॉर्म बता सकते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसी के द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटर्स की जो श्रृंखला है उसका विकास किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो गया पुणे। नेक्स्ट बताइए, सुपर कंप्यूटर, ये भारत में इसके जनक कौन है, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था। इसका मुझे आप अगर उत्तर पता है तो कमेंट करके बताइएगा कि सुपर कंप्यूटर के भारत में जनक कौन है। आगे देखिए, एक बाइट बनता है, किससे बनता है एक बाइट, बताइए। एक बाइट बनता है 1 बिट से, 4 बिट से, 8 बिट से या 10 बिट से। तो देखिए, 8 बिट से एक बाइट बनता है। एक बाइट बराबर होता है आपका 8 बिट। और 1 किलोबाइट में कितने होते हैं आपके, 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट्स। ठीक है, और देखिए 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, तो आपके होते हैं 1024 किलोबाइट। इसी तरह से GB होता है 1 GB, 1 TB, है ना, और आगे और भी चलते चले जाते हैं। तो देखिए, ये आपका हो गया। इसमें इसी तरीके से हम लेते जाएंगे 1024 MB और 1024 GB। नेक्स्ट देखिएगा, ब्लॉक शब्द 2 शब्दों का संयोजन है। ब्लॉक जो शब्द है वो किन 2 शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लॉग, वेब प्लस ब्लॉग, वेट और लॉग। तो देखिए, ये किसका संयोजन है, वेब प्लस लॉग का। ठीक है, ये वेब प्लस लॉग का संयोजन है। और इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, वेब प्लस लॉग इज इक्वल्स टू ब्लॉग। एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिसमें डायरी की तरह ही लिखा जाता है। ठीक है, हर ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो या कुछ बाहरी कड़ियाँ हो सकती हैं।
ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहा जाता है और उसके इस कार्य को, जो वो कार्य करता है ब्लॉग लिखने का, उसे कहते हैं ब्लॉगिंग, है ना। ब्लॉग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वेब लॉग का संयोजन है, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। किसका संयोजन है ये? वेब और लॉग। नेक्स्ट देखिएगा, हार्ड प्रतियां इससे प्राप्त की जा सकती हैं, या हार्ड प्रतियां किससे प्राप्त की जा सकती हैं, यानी हार्ड कॉपी की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये प्राप्त की जा सकती हैं स्कैनर से नहीं, स्पीकर से नहीं, प्रिंटर से या रिकॉर्डर से। तो देखिए, आप प्रिंटर से ही तो हार्ड कॉपी निकालते हैं, प्रिंट आउट्स निकालते हैं, तो इसीलिए प्रिंटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी? भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे देश के, उन्हें सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। तो देखिए, इसके ऑप्शंस हैं 74(1), 75, 76 या 79। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 74(1), है ना। यानी कि 74वें अनुच्छेद में, 74वें अनुच्छेद के पहले भाग में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? आपका प्रधानमंत्री होगा, है ना, प्रधानमंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री और उसके मंत्री, यानी मंत्री परिषद। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है? भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो इसमें आपके जो ऑप्शंस हैं, भांकड़ा नागल बांध, उकाई बांध, नागार्जुन बांध और टिहरी बांध। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना को कब स्टार्ट किया गया था? ये 1949 में, ठीक है। और साथ में अच्छा ये बताइए, भाखड़ा नागल बांध जो है ये किस नदी पर बना है? तो ये आपका बना है सतलज पर। सतलज जो आपकी रिवर है, इस पर आपका भाखड़ा नागल बांध है। उकाई किस पर बना है? तो ये आपका बना है ताप्ती नदी पर। और नागार्जुन बांध किस पे बना है? ये आपका बना है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर आपका नागार्जुन बांध बना है। अच्छा ये बताइए, कौन सी ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं तथा डेल्टा नहीं बनाती हैं, है ना, या आपकी रिफ्ट रिवर्स हैं? तो वो हैं आपकी नर्मदा और तापी, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है। आगे देखिएगा, तो इसका उत्तर आपका कौन सा हो गया? टिहरी बांध। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ को या अर्थ की सही व्याख्या करता है? कौन सा कथन? मुद्रा संकुचन। तो देखिए, इसमें ऑप्शंस दिए हैं, मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा है, या मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहले मुद्रा संकुचन क्या होता है? ये आपका होता है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन, देखिए डीफ्लेशन जो है ये अपोजिट होता है किसका? इन्फ्लेशन का। आजकल हम कहते हैं ना इन्फ्लेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो देखिए इन्फ्लेशन में क्या होता है? प्राइसेस जो है वो आपके बढ़ते हैं और जो करेंसी की वैल्यू होती है वो घटती है। मतलब पहले अगर आप कोई चीज़ 1 रुपये में 4 लाते थे, तो आप वो चीज़ अब 1 रुपये में 3 ही ला पाते हैं, ठीक है। और डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन में होता है कि उल्टा, यानी कि इसमें कीमतें गिरती हैं और जो मुद्रा का मूल्य होता है वो बढ़ता है, ठीक है। और डिफ्लेशन में क्या होता है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है ना, और मुद्रा, जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम हो, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा हो और कीमतें गिर रही हों एवं मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति को हम मुद्रा संकुचन कहते हैं, ठीक है। देखिए डिफ्लेशन में क्या होता है कि आपके जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो रहे होते हैं, ठीक है, और आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो बढ़ रही होती है। तो इस तरह से देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कीमतें बढ़ रही हैं? नहीं, वो तो आपकी इन्फ्लेशन में होता है। मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है? हाँ सही, ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपका पहला ऑप्शन है आर्थर वेलेस्ली मैनसेन, तीसरे हैं आपके स्लीमैन और चौथे हैं जनरल डायर। तो देखिए कौन से अधिकारी थे, किससे? जलियांवाले बाग से जुड़े हुए। ये जो त्रासदी हुई थी कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में, है ना। और इसमें क्या हुआ था कि जनरल डायर ने कई सारे हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। जलियांवाला बाग कांड क्या था? बहुत फेमस है, ये मैंने अभी आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ही है ये बाग, जलियांवाला बाग, है ना। और इसमें पंजाब के 2 बहुत ही फेमस नेता थे उस समय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी के विरोध में, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था, है ना। और वहाँ पर क्या हुआ कि जनरल डायर अचानक आ गया और उसने वहाँ जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए सभा कर रहे थे उन सब पर उसने गोली चला दी। तो इसमें जो है कहते हैं कि हज़ारों लोग, है ना, इसमें मारे गए थे। तो इसीलिए इस घटना से कौन संबंधित है? जनरल डायर। अच्छा ये बताइए, इस घटना से आहत होकर किसने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो ये वापस कर दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना, जो आपके राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? नहीं, है ना। तो देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरा है आपके वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए डॉक्टर वी गिरी भी आपके थे उपराष्ट्रपति, डॉक्टर एस राधाकृष्णन तो आपके थे ही, सबसे पहले थे ये तो, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी आपके रहे हैं। जबकि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कभी भी निर्वाचित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने 1974 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। कब? 1974 में। क्या बने थे? ये बने थे आपके इंडिया के प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। अच्छा ये बताइए, उप प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति होता है वो और उसके पास एक और पद हम बोलते हैं, वो क्या होता है? वो आपका राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा का क्या होता है? अध्यक्ष भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष तो ये कौन थी आपकी? इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी वो अधिवेशन हुआ था, इसमें 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था आपकी एनी बेसेंट जी को। किसको चुना गया था? एनी बेसेंट जी को। और ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। ये कोलकाता में हुआ था, ठीक है, या कलकत्ता कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। जबकि 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को कानपुर अधिवेशन से इनको भी महिला अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन फ़र्क क्या है? देखिए एनी बेसेंट तो पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष, है ना, किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। जबकि सरोजिनी नायडू जी जो हैं ये क्या थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इस तरह से इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने किया था? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बताइए? ये बनाते हैं 5 जून को, है ना। और इसकी थीम क्या थी? मैंने आपको आज सुबह ही जो वीडियो पोस्ट की है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी थीम क्या थी। ये सारी थीम्स मैंने अपने पर्यावरण वाला जो आपका स्टडी मटेरियल है उसमें सब मैंने आपको बताया है। तो बताइए इसकी थीम क्या थी, यदि आपको याद है तो। चलिए अब देखते हैं इसमें कौन सा ऐसा देश था जिसको इसकी मेजबानी दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन है भारत,
कनाडा, श्रीलंका या सऊदी अरब। तो देखिए सऊदी अरब इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर और ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। अच्छा, इसकी जो थीम थी मैं आपको बताती हूँ, भूमि पुनर्स्थापन और मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। नेक्स्ट देखिएगा, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या विजया लक्ष्मी पंडित। तो देखिए मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी या माता कहा जाता है। ठीक है। और देखिए इन्होंने ही जो है विदेशी भूमि पर सबसे पहली बार, कहाँ पे, जर्मनी में इन्होंने सबसे पहली बार क्या फहराया था? हमारा भारतीय ध्वज जो है उसको इन्होंने फहराया था। ठीक है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका हो गया मैडम भीकाजी कामा। आगे देखिए, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से पुकारते हैं? लोकहितवादी। तो इसका जो सही उत्तर है उसके जानने से पहले हम ऑप्शंस देखते हैं। एम.जी. रानडे, जी.के. गोखले, जी.एच. देशमुख या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जी.एच. देशमुख यानी ऑप्शन नंबर 3 को क्या कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है। लोकहितवादी, ठीक है, कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी? लॉरा वॉलवार्ट, अमीलिया केर, हरमनप्रीत कौर या जेमिमा रॉड्रिग्स। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका कौन सा, बताइए अगर आपको पता हो तो देखिए इसका आपका उत्तर है अमीलिया केर। ये आपकी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, है ना। और आप बता सकते हैं ये कहाँ की थी? ये जो हैं ये कहाँ की थी, मुझे बताइए। ये थी आपकी न्यूजीलैंड की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें विजेता और उपविजेता कौन था? न्यूजीलैंड इसमें विजेता था और उपविजेता था आपका साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये इसका उपविजेता था। चलिए, चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन टीका को किस देश में विकसित किया गया? चिकनगुनिया। तो देखिए चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन टीका को कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ये आपका है ऑस्ट्रिया। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में विकसित किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इक्विस्ट। इक्विस्ट, इक्विस्ट, ठीक है, IXCHIQ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। मैं आपको डायरेक्ट उत्तर पे ले जाती हूँ। हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान, ये आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ थी कब? 2024 26 जनवरी को, है ना, क्योंकि इस दिन हमारा क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो इसी अवसर पर संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन भी किया गया। कौन कौन सी 2 भाषाओं में? संस्कृत में और मैथिली में। ठीक है, और साथ में 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस भी मनाया गया। और इसकी जो विषय थी या थीम थी वो क्या था? हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। ये 10वां आपका संविधान दिवस था। नेक्स्ट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 4 राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है, है ना। तो देखिए छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा।
है ना। ये पूछ क्या रहे हैं कि वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले, अधिकतम वृद्धि जिन्होंने हासिल की है, जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि दिखाई है, जो टॉप 4 राज्य हैं उनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो देखिए ये इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, छत्तीसगढ़। दूसरे पे आपका कौन रहा है, उत्तर प्रदेश। तीसरे पे आपका कौन सा रहा है, तो ये आपका रहा है उड़ीसा। और चौथे पे कौन सा रहा है आपका, बिहार। नहीं, ये गलत है, बिहार नहीं रहा है। चौथे पे आपका रहा है राजस्थान। कौन सा, राजस्थान। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। तो यानी बिहार आपका उत्तर सही हो गया, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है। भारतीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कब से लागू किया जाएगा, तो ये आपका लागू किया जाएगा कब से, ये आपका लागू किया जाएगा 2024-25 से वर्ष 30-31 तक। कब से, 24-25 से 2030-31 तक। कौन सा मिशन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, मिशन तिलहन। ठीक है, ये आपका लागू किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कितने रुपए की मंजूरी दी गई है व्यय करने के लिए, तो ये हैं आपके 10103 करोड़ रुपीस। ठीक है, आगे देखिए, मैक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति, कहाँ की, मैक्सिको की, तो कौन है, ये है आपकी क्लाउडिया शिनबाम। कौन है, क्लाउडिया शिनबाम। क्लाउडिया शिनबाम आपकी मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आगे देखिए, भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका था, तो देखिए ये कथन था आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। किसका, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर ही जीता गया था और इसकी तलवार के बल पर ही रक्षा की जाएगी। ठीक है, एल्विन। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो देखिए सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बिल्कुल गलत, ये दूसरा नहीं पहला है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फोबोस और डीमोस क्या है, मंगल के उपग्रह है, बिल्कुल सही। भारत का रूर, छोटा नागपुर, ये भी सही। सिंधु नदी का मुहाना, अरब सागर, बिल्कुल सही, क्योंकि सिंधु नदी हमारी किधर जाके गिरती है, ये देखिए ये यहाँ से चलती है और इस तरीके से यहाँ पर आकर ये गिरती है। ठीक है, तो इसीलिए सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को विराम दे रही हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।